उत्तर प्रदेश में कोडीन सिरप मामले पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के आरोपों का ऐसा जवाब दिया कि विपक्ष सदन छोड़ने पर मजबूर हो गया। या यूं कहिए कि विपक्ष ने यहां से वॉकआउट कर दिया क्योंकि वो योगी की बात से सहमत नहीं थे। सदन में हर सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव की बुलडोजर वाली डिमांड को मान लिया। साथ ही पूरी समाजवादी पार्टी को ये भी कहा कि अगर एक्शन होगा तो फिर चिल्लाना मत। अखिलेश यादव की बुलडोजर वाली मुराद जल्द ही पूरी होने वाली है। मंच से जो अखिलेश बार बार पीला पंजा चलाने की डिमांड कर रहे थे, उस पर योगी ने आज साफ कर दिया है कि जब बुलडोजर चले तो गर्मी मत दिखाना। समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है और हमारी तरफ से मांग है, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत। सड़क से सदन तक समाजवादी पार्टी हाथों में बैनर तो कभी साइकिल के जरिए सरकार पर हमला बोल रही थी, लेकिन सीएम योगी ने एक लाइन में साफ कर दिया कि यूपी के कोडीन से एक की मौत नहीं हुई। कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई। कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। योगी जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे अपराधियों पर वार की बात हो या बुलडोजर एक्शन की, और अखिलेश की चाहत भी जल्द पूरी होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला था और इसका जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चुन कर दिया। अखिलेश यादव ने रिपोर्ट दिखाते हुए आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश में कफ सिरप का नेटवर्क चल रहा है, जिस पर योगी ने जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश में कफ सिरप का प्रोडक्शन ही नहीं होता। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही थी कि सिरप से बच्चों की मौत हुई। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में सिरप के चलते एक भी मौत नहीं हुई। अखिलेश यादव ने रिपोर्ट दिखाई थी और कहा था कि 36 जिलों में 118 एफआईआर दर्ज हुई। योगी ने बताया कि 79 केस, 225 नामदर्ज आरोपी और 78 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। अखिलेश यादव ने मांग की थी कि कालीन भैया, कोडीन भैया, सब पर बुलडोजर चले। योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि बुलडोजर चलेगा तो फिर चलाइएगा। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेठी में कोडीन सिरप बरामद हुआ है। 2 मेडिकल स्टोर्स पर छापा पड़ा है। 1500 बोतल कोडीन सिरप यहां से बरामद किया गया है। दोनों मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की गई है। कोडीन सिरप जिसके चलते कई बच्चों की, छोटे बच्चों की जान जा रही है, कई लोग इसका शिकार हुए हैं। अब अमेठी के 2 मेडिकल स्टोर्स पर जब छापा मारा गया तो ये कोडीन सिरप यहां पर बरामद हुआ है। 1500 बोतलें यहां पर कोडीन सिरप की मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 नमूने वाला वार आज विपक्ष के ऊपर किया है। विपक्ष के कोडीन के आरोपों पर योगी ने बुलडोजर तो चलाया ही, साथ ही इशारों में देश में 2 नमूने होने की बात भी कह दी, जिस पर विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी ने हंगामा शुरू कर दिया। देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। योगी ने न नाम लिया न किसी और की तरफ इशारा किया, लेकिन इस विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। नेता विपक्ष ने इसे अखिलेश यादव से जोड़ लिया। अभी आपने कहा 2 नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी है, तो उन्होंने किसी का नाम लिया नहीं। ये नमूने नहीं है। माता प्रसाद के विरोध पर स्पीकर सतीश महाना ने भी चुटकी लेते हुए पूछ लिया कि वो बयान को खुद से क्यों जोड़ रहे हैं। अरे आप नाम तो लिया नहीं, नेता प्रतिपक्ष किसी का नाम तो लिया नहीं। अरे आप क्यों समझते हो उनको? आप क्यों समाज में कहना चाहते हैं कि आपका नाम नहीं लिया लेकिन आप ही हो? नमूनों को लेकर शुरू हुई इस हंसी ठिठोली और बयानबाजी के बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर बयान किसके लिए था। और इस समय की बड़ी खबर असम से हमें मिल रही है। आपको बता दें, असम में हिंसा भड़क गई है। आंगलोंग जिले में ये हिंसा भड़की है। पुलिस फायरिंग में 3 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। केएसी चीफ एग्जीक्यूटिव के घर में आग लगा दी गई है। पीजीआर जमीन से कब्जा हटाने को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद। आप देखिए किस तरीके से यहाँ हिंसा भड़की है। घरों में आगजनी यहाँ पर की गई है। आंगलोंग जिले में ये हिंसा भड़की है। वीजीआर और पीजीआर जमीन से कब्जा हटाने को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद यहाँ पे बढ़ा है। केएसी चीफ एग्जीक्यूटिव के घर में ये आग लगा दी गई है। तो बेकाबू हुई भीड़, यहाँ पर आगजनी की घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया और इसके तहत करीब 24,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, जो पूरे बजट के अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करेगा। वहीं इस बजट को 27 यानी 2027 वाला हैट्रिक बजट भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस बजट से यूपी के विकास मॉडल को और बूस्टअप मिलने वाला है। इससे विकास कामों को और तेज करने के साथ साथ ऐसी परियोजनाओं को गति मिलेगी जो फंड की वजह से रुकी हुई थी। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, सड़कों के निर्माण, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर जोर देने के लिए भी इस बजट का इस्तेमाल होगा। साथ ही अगले साल होने वाली पंचायत चुनाव की तैयारियों पर भी फोकस रहेगा।
बता दें कि योगी सरकार का बजट पिछले साल के अनुपूरक बजट से भी बड़ा है, जो विकास को और मजबूत करने का संकेत है। जैसे 2027 का चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे विकास कामों पर और जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना और विकास की रफ्तार को तेज करना ये योगी सरकार की पहली प्राथमिकता में से एक है। संसद के बाद अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में वंदे मातरम को लेकर सियासी गूंज सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में वंदे मातरम को देश की भावना बताया, तो वहीं उनके मंत्री ओपी राजभर ने उन्हें टारगेट किया, जिन्हें वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। ओम प्रकाश राजभर ने इस एक लाइन में वंदे मातरम पर यूपी सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया है। ओम प्रकाश का ये अटैक विपक्षी पार्टियों पर भी है, जो विधानसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा पर सवाल उठा रहे हैं। वंदे मातरम हम सब के लिए केवल एक गीत मात्र नहीं है, यह हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम की चेतना, उसका उद्घोष और भारत के क्रांतिकारियों के साहस का एक मंत्र है। इससे पहले संसद में जहां विपक्ष ने वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर सवाल उठाए थे, तो वहीं मुस्लिम संगठन भी इसको लेकर लामबंद हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर ने खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी होने का तमगा तो हासिल कर लिया है। अब वो सियासत का बड़ा मुसलमान बनने की राह पर निकल पड़े हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान भी कर दिया है। हुमायूं कबीर की पॉलिटिकल गाड़ी का सब फाइनल हो चुका है, लेकिन जो ओवैसी के साथ गठबंधन की गाड़ी खींचने की कोशिश थी, उस एक्सीलेटर से पैर हट गया है और अब बात वेट एंड वॉच की हो गई है। ओवैसी साहब, उनका कुछ आदमी मेरा साथ कर रहा है, जोगाजोग में है, वो बातचीत चल रहा है। मतलब ओवैसी गठबंधन नहीं करेंगे तो हुमायूं खुद को ओवैसी से बड़ा बनाने का सफर तय कर लेंगे और जनवरी में ब्रिगेड परेड मैदान में 10 लाख लोगों के बीच 50% उम्मीदवार भी घोषित कर देंगे। 10 लाख का आदमी इकट्ठा करके उसी दिन मेरा 50% उम्मीदवार उसी दिन डिक्लेयर कर दूंगे। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करके एक तरफ हुमायूं ने मुसलमानों को अपने पक्ष में कर लिया है, तो दूसरी तरफ सियासी भाईजान बनकर मुसलमानों की राजनीति करने वालों को टेंशन दे दी है। हिजाब विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम की शपथ के बाद नीतीश कुमार पहली बार दिल्ली आए और उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे। दिल्ली दौरे को लेकर तरह तरह की अटकलों के बीच नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से तकरीबन 20 मिनट तक बैठक की। इसके बाद वो गृहमंत्री अमित शाह से भी मिले। 7 निश्चय दिन है, उसकी चर्चा और बिहार को और कैसे भारत सरकार मदद कर सके, उस पर विचार विमर्श हुआ। अटकलें हैं कि 3 मुद्दों पर नीतीश कुमार की आला कमान से बातचीत हुई, जिसमें कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा सबसे अहम है। दूसरा मुद्दा बिहार की पॉलिसीज का फाइनेंशियल इशू है, तो वहीं तीसरा मुद्दा आगामी राज्यसभा चुनाव है, क्योंकि राज्यसभा सीट के लिए मांझी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। स्थानीय मोर्चा से लड़के वो मिले के चाहिए लोकसभा सीट में ही काल गेला न करवा तो हम थोड़ा साथ न रहे के विचार करवो। आला कमान से मिलकर नीतीश प्रदेश और गठबंधन के कई मुद्दों को एक साथ साधना चाह रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू हैं। कुछ वैसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के सीहोर से भी सामने आई है। यहाँ ठीक वैसे ही कट्टरपंथी मौजूद हैं जैसे बांग्लादेश में है। ऐसे में सवाल है कि आखिर मध्य प्रदेश को बांग्लादेश बनाने की साजिश किसकी है, और सवाल ये भी है कि आखिर मोहन यादव सरकार इतनी असहाय क्यों है कि ऐसे लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही। मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है, हाथों में लाठी डंडे हैं, पत्थरों का ढेर है, मुंह पर मजहबी नारे हैं और निशाना है करनी सेना के कार्यकर्ता। तस्वीर सीहोर के अलीपुर की है, जहां करनी सेना के कार्यकर्ताओं का पार्किंग को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद नफरती तत्वों ने पथराव कर दिया। देखिए कैसे एक बिल्डिंग के नीचे उत्पातियों का जमावड़ा है और मजहबी नारे लगाए जा रहे हैं। मुंह छिपाए या कट्टरपंथी बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं, दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियों के शीशों को तोड़ा जा रहा है, बेखौफ होकर सड़क पर जमकर उपद्रव कर रहे हैं। जानकारी लगते ही जब पुलिस पहुंची तो मजहबी नारे लगाते रहे। हालांकि पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। अब सोचिए जहां लोकतंत्र है वहां से ऐसी तस्वीर आने से कोई भी डर जाएगा। मध्य प्रदेश के सीहोर के ये कट्टरपंथी कुछ नारों के बाद भड़के, यानी भारत में रहने वाला सनातनी अब जय श्री राम नहीं बोल सकता। जब जी मीडिया ने यहाँ के हिंदुओं से बात की तो उन्होंने पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर डाली। लेकिन एक बार मैं फिर कहूंगी कि ये पूरा का पूरा मुद्दा वहां की पुलिस का है और पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए।
ये वही इलाका है जहां 24 घंटे पहले पत्थर बरस रहे थे, लेकिन अब शांति का माहौल है। लेकिन क्या सनातनी धार्मिक नारे भी नहीं लगा सकता? जय श्री राम का देश है, तो जय श्री राम के नारे नहीं लगेगा तो क्या लगेंगे? यहाँ पे से पत्थर आ रहे थे, ये देखो निशान दिख रहे हैं अभी भी। जय श्री राम का नारा लगाने से कोई पत्थर चला सकता है? हमें हिंदुओं को टारगेट क्यों करा जा रहा है? हिंदुओं का कहना है कि सनातनी कभी अजान पर शिकायत नहीं करता, जबकि उससे भी लोगों को परेशानी होती है। दिक्कत होती है, अजान से नहीं होती है। हाँ, बच्चे को डिस्टर्ब होता है, बड़े डिस्टर्ब होता है। 5 बजे से नींद खराब हो जाती है सर। हिंदू संगठनों ने ऐसे पत्थरबाजों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए योगी स्टाइल में एक्शन की मांग की है। की मस्जिदों में पत्थर बोतलें ये कहाँ से आती है? हिंदू संगठन भड़का हुआ और कह रहा है पत्थरबाजों पर बुलडोजर चलना चाहिए। लखनऊ में केजीएमयू की महिला डॉक्टर पर धर्म परिवर्तन की खबर ने हंगामा मचाकर रख दिया। महिला डॉक्टर के परिवार वालों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज के ही एक मुस्लिम डॉक्टर शादी से पहले उस पर धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। इससे परेशान होकर महिला डॉक्टर ने आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने मोर्चा खोल दिया। आप देख सकते हैं तो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और केजीएमसी के बाहर इस वक्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रदर्शन के बाद वीएचपी ने लड़की को परेशान करने का भी आरोप लगाया। कितने जिहादी उसको विरोध कर रहे हैं, कितने जिहादी उस पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और लड़की अगर डरती हुई नहीं सामने आएगी, हम उसके लिए सामने आएंगे। इतना ही नहीं बल्कि एक्शन नहीं लेने पर चेतावनी भी दे डाली। अगर दोबारा वाहिद अली जैसे लोग अगर धर्मांतरण का प्रयास करेंगे, नमाज पढ़ाएंगे, तो विश्व हिंदू परिषद विश्वविद्यालय की ईंट बजाने का काम करेगा। वहीं इस मामले में यूपी महिला आयोग ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और इस तरीके के आदमी की जगह सिर्फ जेल में होगी। मेरी तरफ से मैंने पत्र लिखे हैं और हम राज्य महिला आयोग की तरफ से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। चलती ट्रेन में सरेआम एक कॉलेज छात्रा को धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया और ये घटना ट्रेन के महिला कोच में हुई। इस वारदात के बाद यात्रियों में गुस्सा और डर है। पनवेल और खंडेश्वर के बीच दौड़ रही इस ट्रेन में 18 साल की कॉलेज छात्रा के साथ ये खौफनाक वारदात हुई। दरअसल अख्तर नवाज नाम का ये व्यक्ति जबरन महिला डिब्बे में घुस आया। महिलाओं ने विरोध किया और नीचे उतरने को कहा, लेकिन आरोपी बहस पर उतर आया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में उसने छात्रा को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। छात्रा पटरी पर जा गिरी। उसके सिर, कमर और हाथ पैर में गंभीर चोटें आई। आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यात्रियों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद सवाल ये है कि मुंबई लोकल ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए इंतजाम कब सख्त होंगे। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है और इसकी आड़ में घुसपैठ और आतंकी साजिशों का खतरा भी अब बढ़ गया है। लेकिन दुश्मनों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। खुफिया एजेंसियों की चेतावनी के बाद तलाशी अभियान और तेज कर दिया गया है। अलर्ट जारी किया गया है कि नए साल से पहले पाकिस्तान की तरफ से किसी बड़ी आतंकी वारदात की कोशिश हो सकती है। 16 लॉन्च पैड बताया जा रहा है एक्टिव हैं और उनमें से करीबन 120 आतंकी जो हैं घुसपैठ की फिराक में हैं। इसी खतरे को देखते हुए ठंड और कोहरे के बावजूद जवान पूरी सतर्कता के साथ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। डॉग स्क्वाड और विशेष दस्तों की मदद से हर संभावित खतरे को टटोलने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी साजिश को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी सुबह 5 बजे कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइसिस रिस्पांस टीम और रेलवे पुलिस के जवानों ने स्टेशन के हर कोने की बारीकी से तलाशी ली। संदेश साफ है कि घने कोहरे की आड़ में भी दुश्मन की हर चाल पर पैनी नजर है। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत यूएई का साझा सैन्य अभ्यास होगा। अलहमरा में ये सैन्य अभ्यास होगा। भारतीय थल सेना इसमें शामिल होगी, यूएई की थल सेना भी शामिल होगी। तो भारत और यूएई का संयुक्त सैन्य अभ्यास, साझा सैन्य अभ्यास ये होगा। अलहमरा में ये सैन्य अभ्यास होगा। ग्रेनेड वाली कार्रवाई हो रही है। दोनों ही देशों की सेनाएं इसमें हिस्सा लेंगी। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं और उनके इस आतंक पर यूनुस सरकार चुप बैठी है। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश की एक न्यूज एजेंसी को ईमेल इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत के लिए मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है। मोहम्मद यूनुस पर आरोप लगाते हुए शेख हसीना ने कहा कि उनकी नीतियों ने बांग्लादेश को बर्बादी की तरफ धकेल दिया है, कट्टरपंथी बना दिया है। जो तनाव आप देख रहे हैं वो पूरी तरह से यूनुस की वजह से है।
उनकी सरकार भारत के खिलाफ दुश्मनी वाले बयान देती है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम रहती है और चरमपंथियों को विदेश नीति तय करने देती है। फिर जब तनाव बढ़ता है तो हैरानी जताती है। बांग्लादेश में जिस तरह कट्टरपंथी बेलगाम है, हिंदुओं की सरेआम हत्या हो रही है, उसे देखकर शेख हसीना की एक एक बात सच नजर आती है। शेख हसीना ने कहा कि भारत से संबंध खराब कर बांग्लादेश बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा है। भारत दशकों से बांग्लादेश का सबसे पक्का दोस्त और पार्टनर रहा है। दोनों देशों के संबंध यूनुस की अस्थायी सरकार से ज्यादा समय तक चलने वाले हैं। एक तरफ जहां शेख हसीना बांग्लादेश में हिंसा के लिए यूनुस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, तो वहीं भारत में बांग्लादेश के इन कट्टरपंथियों पर स्ट्राइक की मांग हो रही है। इसके लिए शहर शहर प्रदर्शन भी हो रहा है और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग भी हो रही है। ये आक्रोश की आग जो इन दिनों हर हिंदू के अंदर भड़की हुई है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर कत्लेआम मचाया जा रहा है और वहां की यूनुस सरकार आंखों पर पट्टी बांधे हुए है, उसे देखकर हिंदुस्तान के हर हिंदू का खून उबल रहा है। दिल्ली से लेकर अगरतला तक हिंदू सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुओं की भारत सरकार से मांग है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो और उन पर सितम ढा रहे कट्टरपंथियों को ऐसा जवाब दिया जाए कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखें। आखिर कब तक हिंदू काटा जाएगा, बांटा जाएगा, मारा जाएगा, लूटा जाएगा? आखिर कब तक? बांग्लादेशी लोग सारे होश में आ जाएं, नहीं तो हिंदुस्तान ठीक कर देगा। यूनुस सरकार में कट्टरपंथी जिस तरह बेलगाम हो गए, उसे लेकर भी लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। पाकिस्तान की राह में चल रहे बांग्लादेश में अब कट्टरपंथियों की जुबान से भारत के खिलाफ जहरीले बोल और ज्यादा बढ़ गए हैं। उस्मान हादी की मौत के बाद लग रहा है कि अब बांग्लादेश में कट्टरपंथी बौखला गए हैं। है कि अब वहाँ मुनीर की जहरीली बुर्का ब्रिगेड भी गीदड़ भपकी दे रही है और भारत के खिलाफ जहर उगलते दिखी। साथ ही उस्मान हादी की तुलना भारत के क्रांतिकारी से करते दिखी। इतना ही नहीं बल्कि भारत विरोधी हादी का सपना पूरा करने की कसम खाई जा रही है। अस्थिरता वाली सियासी जाल में फंसकर बांग्लादेश में जहरीली खेती हो रही है और उसमें कट्टरता वाला बीज बोने का काम किया जा रहा है और निशाने पर भारत है, जिसके खिलाफ बयान देकर बांग्लादेश में हर राजनीतिक दल सियासी रोटी सेकना चाहता है। यहाँ देखिए आजादी की मांग हो रही है, मानो भारत के ही गुलाम बन बैठे हैं। यूनुस सरकार बस तमाशा देख रही है। तुर्की की संसद में 2026 के बजट को लेकर माहौल गर्मा गया। बजट वोटिंग के दौरान बात हाथापाई तक पहुंच गई और इससे तनाव और बढ़ गया। तुर्की संसद की तस्वीरें एक बार फिर दुनिया को हैरान कर रही हैं। ये देखिए विपक्षी दल सीएचपी के ग्रुप डिप्टी चेयरमैन मुरत अमीर अपनी सीट से उठकर सत्ताधारी एर्दोगन की एक ही पार्टी के सांसद मुस्तफा वरंग के पास पहुंचे। बस यहीं से शुरू हुआ सियासी टकराव। कहा-सुनी ने देखते ही देखते हाथापाई का रूप ले लिया। घूसे चले, धक्का मुक्की हुई और संसद का फर्श अखाड़े में बदल गया। करीब 10 मिनट तक संसद में अफरा तफरी मची रही। हालात इतने बिगड़ गए कि संसद अध्यक्ष नुमान कुर्तुलमुश्त को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बाद में माहौल शांत होने के बाद सांसद दोबारा सदन में आए और फिर बजट पर मतदान कराया गया। लेकिन ये पहली बार नहीं है। साल 2024 में भी तुर्की की संसद में इसी तरह की हाथापाई और हंगामे की तस्वीरें सामने आ चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि जब कानून बनाने वाले ही हाथ उठा लें तो लोकतंत्र की गरिमा कौन बचाएगा? स्पोर्ट्समैनशिप यानी खेल भावना, यहाँ बेहद ईमानदारी और निष्ठा के साथ खेलते हैं। लेकिन अमेरिका में बॉक्सर को शायद इस बारे में बताया ही नहीं गया, तभी तो भारतीय बॉक्सर से हार को वो पचा नहीं पाया। और मैच के बाद भी भारतीय बॉक्सर से हाथ मिलने का बहाना आया और उसके बाद बदतमीजी करते हुए जमीन से पड़ा एक बोतल फेंक दिया। तो वहीं कुछ लोग बीच बचाव करते हुए नजर आए, लेकिन अमेरिकी बॉक्सर हारने का खुन्नस खाए बैठा था। वो बार बार दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करता है। दरअसल एक बॉक्सिंग मैच में नीरज गोयल ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए अमेरिकी बॉक्सर को हरा दिया। इस हार के बाद से अमेरिकी बॉक्सर बौखलाया हुआ था। दिल्ली सरकार के सूत्रों से ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। नई ईवी पॉलिसी को लेकर खबर मिल रही है। वो जनवरी में आ जाएगा ये ड्राफ्ट। मिडिल क्लास को राहत देने की तैयारी है। ईवी पॉलिसी के ड्राफ्ट में 2 पहिया वाहनों को भारी सब्सिडी देने की तैयारी में दिल्ली सरकार। 2 पहिया वाहन को पेट्रोल से ईवी में शिफ्ट करने पर 35 से 40 हजार रुपए की सब्सिडी मिलेगी। कमर्शियल 3 व्हीलर को भी ईवी में शिफ्ट करने पर सरकार की तरफ से भारी सब्सिडी दी जाएगी। पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर ने खुद ही अपनी भद्द पिटवाने वाला काम किया है। मुनीर ने बता दिया कि जब भारत की ब्रह्मोस पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट रही थी तो वो अल्लाह के भरोसे बैठा हुआ था, क्योंकि शायद वो जानता था कि भारत का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं है।
ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने मुनीर एंड कंपनी को ऐसा सदमा दिया है कि वो रह रह कर भारत आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के 7 महीने के बाद अब मुनीर ने जो बड़ा कबूलनामा किया है। सिंदूर में पिटने के बाद मुनीर शहबाज पाक सेना और आवाम के बीच खुद को जीता हुआ बता रहे हैं। दुनिया में शेखिया बगाड़ते हुए पाक का महिमा मंडन कर रहे थे। वो झूठ का बुलबुला फूटा और उसके बाद नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस में मुनीर के मुंह से सच निकल ही गया। यानी मुनीर अल्लाह के भरोसे ही बैठा था, क्योंकि वो अब समझ चुका था कि भारत की ब्रह्मोस से उसे सिर्फ और सिर्फ अब ऊपर वाला ही बचा सकता है। और जिस तरह तीनों मोर्चों पर पाकिस्तान घिरा है, शायद अब भी वो अल्लाह के भरोसे ही है। यानी मुनीर और शहबाज अब चंद दिनों के ही मेहमान हैं और सिर्फ 190 घंटे में वहां बहुत कुछ बदल जाएगा, जिसकी शुरुआत कराची से हो चुकी है, जहां इमरान के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। किसी के हाथ में मशाल तो कोई हाथों में पोस्टर लिए दिखा। सबसे खास बात ये थी कि कराची में हो रहे इस प्रदर्शन में ज्यादातर महिलाएं थी और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती दिखी। वहीं प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक जाम भी लग गया। ऐसे ही तस्वीरें गिलगित बाल्टिस्तान से नजर आई, जहां हजारों की संख्या में लोग शहबाज और मुनीर के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में पीटीआई का झंडा भी दिखा। यानी हर एक दिन के साथ पाकिस्तान में शहबाज और मुनीर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और नए साल में पाकिस्तान का निजाम भी बदलना लगभग तय है। अमेरिका जाकर डॉलर कमाने का सपना लेकर डंकी रूट से जाने वाले युवाओं के लिए ये खबर एक सबक हो सकती है। एजेंट को 50 लाख रुपए देकर अवैध तरीके से अमेरिका में घुसे कुरुक्षेत्र के गांव उमरी के योगेश कुछ समय पहले ही डिपोर्ट हुए थे। घर लौटे योगेश ने डंकी रूट की 13 वीडियो शेयर की है, जिसमें दिख रहा है कि काफी तादाद में युवा जंगल से गुजर रहे हैं। उनके पांव में छाले पड़े हैं, कीड़े चल रहे हैं, जमीन पर लेटकर अपनी रात गुजार रहे हैं। एक कंटेनर में 40 से 50 लोग भरे हैं। सभी को घंटों उखड़ू बैठना पड़ता था और सांस लेना भी मुश्किल था। डंकरों की मिनी बसों में ठसाठस अवैध प्रवासी भरे हैं। कहीं उफनती हुई नदी के बीच छोटी सी नाव में कई लोगों को डंकी लगवाई जा रही है। हालांकि सुनहरे सपने लेकर चल रहे युवा एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए जोश भी दिखा रहे हैं, जबकि चेहरों पर थकान, आंखों के नीचे काले घेरे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वो वहां क्या झेल रहे थे? कुल सफर 168 दिन में तय हुआ। पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी थी, लेकिन ये धमकी उसे भारी पड़ेगी, क्योंकि बिहार पुलिस ने अब गैंगस्टर को पकड़ने के लिए धुरंधर स्टाइल में एक्शन शुरू कर दिया है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। ये धमकी नहीं थी, ये सिस्टम को चुनौती थी, और वो भी पाकिस्तान की धरती से। एक गैंगस्टर कैमरे के सामने आया। नाम है शहजाद भट्टी, लेकिन नाम से भी खास उसके वतन की पहचान है और उसकी हिमाकत। पाकिस्तानी शहजाद भट्टी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ललकारा। सोचा कि इसी बहाने थोड़ा प्रचार भी मिल जाएगा, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि ये पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत है। बिहार पुलिस अब धुरंधर बनकर मैदान में है। पटना पुलिस ने सीधे फेसबुक को ही मेल ठोक दिया। बताओ कि आखिर धमकी वाला वीडियो पाकिस्तान के किस शहर से अपलोड हुआ था, कहाँ है भट्टी? और अब कैमरा गैंगस्टर पर नहीं है, बल्कि गैंगस्टर कैमरे की नजर में है। जैसे ही फेसबुक की रिपोर्ट आएगी, बिहार पुलिस के धुरंधर बॉर्डर पार करेंगे। डेटा बोलेगा, एजेंसियां चलेगी और शहजाद का ठिकाना एक एक करके एक्सपोज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड में पुलिस अपराधियों को बुलेट वाली गर्मी दे रही है। जी हां, बदमाशों पर कहर बनकर टूटती यूपी पुलिस अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है। शहर शहर आपको ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। ताजा मामला संत कबीर नगर से आया है। यहाँ मासूम से हैवानियत के बाद पुलिस ने 12 घंटे में आरोपी को सबक सिखा दिया। और आरोपी अब पीतल वाली गर्मी के कारण लंगड़ा रहे हैं। दरअसल संत कबीर नगर में 7 साल की मासूम के साथ एक शख्स ने हैवानियत की। इसी बीच जब बच्ची चिल्लाने लगी तो आरोपी वहां से फरार हो गया। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसको सरेंडर करने के लिए कहा तो इसने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस ने फायर किया तो जो फायर में इसके पैर में एक गोली लगी है और मौके पर इससे एक तमंचा बरामद हुआ 12 बोर का। वहीं देवरिया में पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक गौ तस्कर के पैर में गोली मारी। वहीं पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए। अब ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां पुलिस मुठभेड़ के बाद 25-25 हजार के 2 इनामिया बदमाश पकड़े गए। वहीं दूसरी तस्वीर कौशाम्बी की है, जहां पुलिस और लुटेरा गैंग के बीच मुठभेड़ हुई। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। छेड़छाड़ करने वालों के लिए अब कोई रियायत नहीं। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने एक बार फिर साफ संदेश दिया है कि महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों को कानून सख्त सबक सिखाएगा। तस्वीरों में नजर आ रहा ये तहसीन खान है, जो छेड़छाड़ के मामले में वांछित चल रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार कर ऐसा इलाज किया कि अब लंगड़ाते हुए माफी मांग रहा है। मैंने कल एक महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। मैं आज के बाद किसी महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दिया जाए, मुझे माफ कर दिया जाए।
गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से इसकी चाल बिगड़ी है और कानून के सामने गिड़गिड़ा रहा है, वो उसके करतूतों पर कानून की कार्रवाई का संकेत दे रही है। यानी योगी फोर्स महिलाओं के खिलाफ अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। मनचलों के लिए ना कोई माफी, ना कोई नरमी बरती जाएगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन और वन विभाग के तमाम दावों के बावजूद मासूम बच्चों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक आदमखोर भेड़िया 3 साल के बच्चे को उसकी मां के पास से उठाकर ले गया और इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। अरे क्या! सुबह 4 बजे अंधेरे का फायदा उठाकर भेड़िया दबे पांव घर में दाखिल हुआ और अचानक मासूम पर झपट पड़ा और मां की गोद से 3 साल के बच्चे को एक भेड़िया खींच ले गया। जब तक बच्चे की मां शोर मचाते हुए उसका पीछा करती दिखी, तब तक भेड़िया आंखों से ओझल हो गया। ये बच्चा अपने माँ की गोद में सो रहा था, तभी कोई जंगली जानवर आया, उसको गोद में से खींच के भागा। माँ ने दौड़ाया लेकिन वो पकड़ नहीं पाई। कोहरा ज्यादा होने के कारण वो बाद में पता नहीं चला कि किधर लेके भाग गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। सुबह से ही ग्रामीणों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। करीब 6 घंटे की तलाश के बाद बच्चे का शव मिला। बच्चे के दोनों पैर गायब थे। बच्चे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मासूम की मां बार बार रोते हुए बदहवास हो जा रही है। वो खुद को कोसते हुए दोष दे रही है। उत्तर प्रदेश के चंदौसी में पत्नी की बेवफाई और दरिंदगी का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। प्रेमी के साथ मिलकर 2 बच्चों की मां ने पहले अपने पति को मौत के घाट उतारा, फिर शव के टुकड़े टुकड़े कर नाले में फेंका। इस जघन्य हत्याकांड ने मेरठ की मुस्कान की हैवानियत को याद को ताजा कर दिया है। मेरठ की मुस्कान तो आपको याद ही होगी ना, और याद होगी उसकी ड्रम वाली हैवानियत। मेरठ के उस कांड की तरह ही संभल में बर्बर हत्याकांड हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रही ये रूबी है, जिसने अवैध संबंधों को लेकर पति को ऐसी दर्दनाक मौत दी है जिसे सुनकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा। दरअसल रूबी के पति राहुल ने उसे प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों ने पहले लोहे की रॉड और हथौड़े से राहुल पर हमला किया। उसके बाद कटर, ग्राइंडर और हथौड़े से सिर और हाथ पैर काटकर शव को बोरी में भरकर नाले में फेंक दिया। पुलिस ने हाथ में बने टैटू से शव की शिनाख्त की। गहनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है, उसी ने ही राहुल की हत्या की थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम गौरव है, उसके साथ मिलके जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था, अवैध संबंध बनाते हुए। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर ग्राइंडर मशीन, हथौड़ा, लोहे की रॉड आदि बरामद कर लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां बीजेपी विधायक सीताराम वर्मा एक दिव्यांग को व्हीलचेयर देने पहुंचे थे। व्हीलचेयर लेने के बाद वो शख्स अचानक चलने फिरने लग गया, जिसका वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि दिव्यांग को व्हीलचेयर देने के बाद विधायक जी और उनके समर्थक फोटो सेशन करा रहे हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अगले ही पल जो होता है उसे देखकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। दरअसल जिस दिव्यांग को व्हीलचेयर दी गई थी वो अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि वहाँ मौजूद विधायक समेत सभी लोगों को ये सब नॉर्मल लगता है। ये मामला राजनीतिक कार्यक्रमों में गलत सत्यापन की तरफ भी इशारा कर रहा है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस मामले ने दिव्यांग सहायता योजनाओं की जमीनी हकीकत पर बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था। ट्रैक पर मंत्री और कई नेताओं ने दौड़ लगाई, लेकिन इस बीच जो कुछ हुआ उसे देखकर वहां खड़े लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए और इसी के साथ राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया। रेस शुरू हुई और सभी नेता भागने लगते हैं। पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा भी इस दौड़ में शामिल हैं। दौड़ते समय ट्रैक पर अचानक उनका संतुलन बिगड़ जाता है और लुढ़कते हुए मुंह के बल गिर जाते हैं। नेताजी के गिरने का ड्रोन वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखकर पता चला कि उस दिन क्या हुआ था। वीडियो में दिख रहा है कि पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा अपनी लेन में दौड़ रहे थे, तभी गुरभाग सिंह उनकी लेन में आ गए। दौड़ते हुए गुरभाग सिंह का कंधा साथ दौड़ रहे हेमराज वर्मा से लगा। इससे उनका संतुलन बिगड़ गया। वो डगमगाते हुए आगे की ओर मुंह के बल गिर पड़े। हालांकि पीछे आ रहे व्यक्ति ने पूर्व मंत्री को उठाया। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर जुबानी जंग शुरू हो गई। इसे सियासत का खेल करार दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सड़कों की हकीकत तब बेनकाब हो गई जब राज्य मंत्री औचक निरीक्षण पर पहुंच गई। मंत्री जांच करने पहुंची तो डामर कागज की तरह उखड़ता हुआ दिखा। जैसे ही राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने सड़क किनारे गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरकर डामर पर पैर रखा, सड़क की परत पापड़ की तरह उखड़ने लगी। ये रोड बनी है, ये साइड में कभी कोई और पूरी रोड ये निकल गई, ये रोड बनी है।
पूरी रोड निकाल दो इस तरह से, इसका कोई देखा जोखा है? आगे की रोड कैसी है? पर इतने पर भी ठेकेदारों का कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाया। बिल्कुल खत्म, सब खराब, सब खराब, बिल्कुल खत्म, सब खराब, सब खराब। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जो सड़क पैर रखने भर से खिसक जाए वो भारी वाहनों का बोझ कैसे सहेगी। ये निर्माण नहीं बल्कि सीधी सीधी लिपापोती है। अगर आप भी पैसों के लेन देन के लिए मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए भी है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही से आप अपनी पूरी की पूरी पूंजी गंवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों का शिकार छोटे और कम पढ़े लिखे लोग बन रहे हैं। मथुरा में एक पराठे वालों के फ्रॉड करने वालों ने दूर का रिश्तेदार बनकर फोन किया और पैसों की डिमांड की। आरोपियों ने पीड़ित के खाते में पैसे डालने का स्क्रीनशॉट मोबाइल पर डाला और दूसरे खाते में उन्हें डालने की बात कही। झांसे में आकर पीड़ित ने बिना बैलेंस चेक किए आरोपी के खाते में पैसे ट्रांसफर करवा दिए। उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि वो पैसे डालिए, पर तुम ऐसा है मेरे रिश्तेदार के खाते में इन पैसों को डाल दो, तो मैंने उनको पैसे की डलवा दिए। तो अब हमारे फोन में पैसे नहीं तो अभी तक आए ही नहीं। पीड़ित ने पैसे नहीं आने पर जब अपने रिश्तेदार को फोन किया तो उन्होंने ऐसे किसी भी लेन देन से ही इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित को खुद के साथ धोखाधड़ी होने का पता चला। अभी तक आपने सोशल मीडिया रील्स को लेकर विवाद होते हुए देखे होंगे, लेकिन बिहार के पटना में इस रील के नशे ने बात को तलाक तक पहुंचा दिया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट को। आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर किसी को रील बनाने का चस्का लगा हुआ है। घूमने फिरने से लेकर लोग अपनी डेली लाइफ के रील बनाने में लगे हैं। लेकिन पटना में रील ने 6 महीने पहले हुई शादी टूटने की कगार पर आ गई है। दरअसल पटना के जानीपुर में 6 महीने पहले शादी हुई। महिला दिन भर रील्स बनाती थी। युवक ने अपनी पत्नी को रील बनाने के लिए मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। पत्नी की रील देखकर लोग युवक से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछकर परेशान करने लगे। इसी से परेशान होकर युवक ने तलाक देने का फैसला कर लिया। मामला जब महिला आयोग के पास पहुंचा तो दोनों को समझाया गया, जिसके बाद महिला ने पति की बात मान ली और एक शादी टूटने से बच गई। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक फर्जी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है, जो शादी के लिए पुलिस वर्दी पहनकर लोगों को बेवकूफ बना रहा था। लेकिन जब उसकी पत्नी ने इसके बारे में जानकारी दी लोगों को तो लोग यहाँ दंग रह गए, क्योंकि आरोपी प्रदीप यादव फर्जी वर्दी पहनकर लोगों से ये एहसास दिलाता था कि वो सब इंस्पेक्टर है और प्रयागराज के एक थाने में पोस्टेड है। दरअसल आरोपी दहेज और नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी करता था। साल 2022 में उसकी शादी हुई थी और दहेज में 8 लाख रुपए मिले। इसके अलावा सोना चांदी और घर का पूरा सामान भी मिला। बाद में आरोपी ने और ज्यादा दहेज की मांग मांगी तो पत्नी को शक हो गया। वहीं जब इस बारे में पता चला तो पूरे परिवार वाले हैरान रह गए, क्योंकि आरोपी फर्जी पुलिस वर्दी में लोगों को धोखा देकर पैसे ऐंठता था। अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को उसके पास से सब इंस्पेक्टर की वर्दी, पुलिस आई कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर के साथ अन्य कई कूट रचित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। और इसके लिए आरोपी ने कई फोटोशूट भी करवाए थे ताकि किसी को शक ना हो। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ कर रही है। देश भर में पहाड़ों से लेकर विदेश तक कुदरत ने ठंड का अलर्ट जारी कर दिया है। कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत के साथ तापमान तेजी से गिर रहा है। सर्दी अब कितनी खतरनाक दौर में है, इसका असर अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर इन 6 तस्वीरों को देखिए। सब जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत के साथ ही बर्फ जम चुकी है। अगले 48 घंटों में तापमान और गिरने के साथ बर्फबारी की संभावना है। श्रीनगर में भी खून जमा देने वाली ठंड है और किश्तवाड़ के मचैल माता मंदिर पूरा बर्फ से ढका है और सन्नाटा पसरा नजर आया। वहीं पुंछ के मुगल रोड को बंद कर दिया गया और स्नो थ्रोअर से बर्फ हटाई गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में तापमान -12 डिग्री तक गिर चुका है। मनाली में हड्डी कपाने वाली ठंड है। मौसम की मार भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका के सेंट्रल पार्क में -3 डिग्री तापमान है। लेक मिशिगन में बर्फीली लहरें उठ रही हैं और सऊदी अरब में 30 साल बाद हुई बर्फबारी ने रेगिस्तानी इलाकों पर बर्फीली चादर बिछा दी है। यानी देश से विदेश तक सर्दी अपने सबाब पर है। उत्तर भारत में ठंड अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये अब खतरा बन चुकी है। शीतलहर ने ऐसा शिकंजा कसा है कि लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। मौसम विभाग का हाई अलर्ट साफ कह रहा है कि अगले 48 घंटे बेहद खतरनाक हैं, तो आप भी बिना काम के घर से ना निकलें और बच्चे और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। उत्तर भारत इस वक्त ठंड की गिरफ्त में है। ऐसी ठंड जो रगों में खून तक जमा देने वाली है। यूपी से लेकर बिहार तक हर तरफ ठंड का आतंक है। सुबह होते ही सड़कों पर धुंध की सफेद चादर बिछ जाती है और विजिबिलिटी कुछ मीटर तक सिमट कर रह जाती है। हाईवे पर गाड़ियां सिर्फ रेंग रही होती हैं।
मौसम विभाग ने साफ शब्दों में चेताया है कि अगले 48 घंटे शीतलहर और ज्यादा जानलेवा होगी। यूपी से लेकर राजस्थान तक अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट है, पंजाब में ऑरेंज अलर्ट, हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट, दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट है, बिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है और राजस्थान में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर बर्फ का तूफान आया है और उसी का सीधा असर मैदानों में हो रहा है। यहाँ चल रही बर्फीली हवाएं सीधा सीने में छुप रही हैं। इससे बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन वो भी उन्हें बचा नहीं पा रहा। आने वाले दिनों में रातें और ज्यादा सर्द होंगी, कोहरा और घना होगा, साफ है उत्तर भारत में ठंड और अभी सताएगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। कानून इंसानों पर तो लागू हो ही रहा है, लेकिन अब खतरनाक कुत्तों पर भी उम्र कैद जैसी कार्रवाई देखने को मिल रही है। कानपुर में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। यूपी सरकार के निर्देशों के तहत जो आवारा कुत्ते एक बार काटेंगे तो 10 दिन एबीसी सेंटर में रखा जाएगा। 2 बार या उससे ज्यादा लोगों को काटेंगे तो हमेशा एबीसी सेंटर में रहेंगे, यानी उम्र कैद। नगर निगम की टीम ने 4 से 5 कुत्तों को पकड़कर एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में शिफ्ट कर दिया है। नगर निगम की टीम ने नसबंदी अभियान भी जारी रखा है और इन्हें गोद लेने के लिए अगर कोई आगे आता है तो माइक्रोचिप के जरिए उनकी लगातार निगरानी की जाएगी। अब इन कुत्तों को सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। प्रशासन का साफ कहना है कि इस सख्ती का मकसद कुत्तों को सजा देना नहीं, बल्कि स्ट्रीट डॉग अटैक पर लगाम लगाना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। फिल्म शोले में अपनी शादी के लिए वीरू को टंकी पर देखा था। अब दशकों बाद 21वीं सदी में पसंद की शादी न होने पर बसंती भी टावर पर चढ़ गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के देवास में एक ऐसी घटना सामने आई है जहाँ एक लड़की टावर पर चढ़ गई, जिसके बाद हंगामा मच गया और आनन फानन में पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान लोग उसे नीचे आने के लिए कहते रह गए, लेकिन लड़की ने उनकी एक नहीं सुनी और अपनी जिद पर अड़ी रही। लड़की को 50 फीट ऊपर टावर पर चढ़ा देखकर पूरा गांव जुट गया। दरअसल युवती अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। गुस्से में लड़की टावर पर चढ़ गई। फिर गांव के लोगों ने प्रेमी युवक को बुलाया, दोनों की फोन पर बातचीत करवाई। उसके बाद युवती नीचे उतरने का फैसला करती नजर आई। बताया जा रहा है कि युवती तकरीबन 1 घंटे तक टावर पर मौजूद रही। घटना की सूचना डायल 112 पर दी गई। हालांकि मौके पर पुलिस के पहुंचने से पहले स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित कर ली गई थी। दिल्ली में एक तेज रफ्तार बेकाबू ऑडी कार ने जमकर तबाही मचाई। 3 गाड़ियों को टक्कर मारते हुए बेलगाम ऑडी कार ट्रक के पिछले हिस्से में घुस गई और इस हादसे में ऑडी कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। रफ्तार से भाग रही ऑडी कार का शिकार हुई इन गाड़ियों की हालत देखिए। एक कार, दूसरी कार, तीसरी कार और ये रहा ट्रक, जिससे टकराकर बेलगाम ऑडी कार का तांडव रुका। चलिए अब ऑडी कार के कहर का पोस्टमार्टम करते हैं। पहली कार को देखिए, टक्कर इतनी जोरदार लगी कि पहिया ही अलग हो गया। दूसरी और तीसरी कार की भी ऑडी कार ने बुरी हालत कर दी। इस ट्रक का हाल देखिए, जिसे ऑडी कार ने पीछे से टक्कर मारी, इसे भी काफी नुकसान हुआ। चलिए अब सड़क पर कहर मचाने वाली इस ऑडी कार की हालत दिखाते हैं। इसके तो परखच्चे ही उड़ गए। आगे का हिस्सा तो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। हालांकि दोनों एयर बैग खुलने से ड्राइवर सुरक्षित बच गया, उसे मामूली चोट आई है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त इस इलेक्ट्रिक ऑडी कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे ड्राइवर कार से कंट्रोल खो बैठा और ये भयंकर हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में तेल भरा हुआ था और इसीलिए देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया। आग के तांडव में गोदाम में रखा लाखों का तेल भी जल गया। आग की भयानक लपटें और आसमान में फैला काले धुएं का गुबार तस्वीरें बता रही हैं कि तेल गोदाम में लगी ये आग कितनी भीषण थी। ये भयंकर हादसा मुजफ्फरनगर के चरथावल रोड पर हुआ, जहां गोदाम में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। पूरे गोदाम को लपटों ने घेर लिया और कई मीटर तक आसमान में काले धुएं की चादर बिछ गई। इस अग्निकांड के चलते इलाके में दहशत का माहौल हो गया, क्योंकि तेल जलने के कारण पूरा इलाका धुएं के आगोश में आ गया था। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा लाखों का तेल जलकर स्वाहा हो चुका था। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक आग ने जमकर तांडव मचाया है। जगह जगह से आग लगने की खबरें हमें मिली है। रायपुर में चलती स्कॉर्पियो में आग लगने से हड़कंप मचा तो औरैया में देखते ही देखते बाइक आग का गोला बन गई। रायपुर के खमतराई ओवरब्रिज पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक आग लग गई। गाड़ी में सवार 4 लोगों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने के बाद गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। तो वहीं छतरपुर में गैस भरते वक्त अचानक स्कूल वैन में आग लग गई। आग लगने के बाद वैन धू कर जलने लगी और देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गनीमत रही कि उस समय मारुति वैन में बच्चे नहीं थे।
यूपी के औरैया में बाइक स्टार्ट करने के दौरान आग लग गई। बाइक को स्टार्ट कर रहे व्यक्ति ने जब आग लगते देखा तो भागकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग से बाइक पूरी तरह खाक हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश से एक अजब ही मामला सामने आया है। दरअसल रायबरेली का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक मालगाड़ी 10 मिनटों तक क्रॉसिंग पर खड़ी रही क्योंकि लोको पायलट ट्रेन से उतरकर सिगरेट लेने चला गया था। सिगरेट की तलब ऐसी कि क्रॉसिंग पर ट्रेन रोककर लोको पायलट सिगरेट लेने ही चला गया। रायबरेली से सामने आए इस वीडियो में तो दावा यही किया जा रहा है। लोको पायलट के सिगरेट के इस तलब के चक्कर में बाकियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लोको पायलट के बीच क्रॉसिंग में ट्रेन रोकने से आवागमन प्रभावित हो गया। क्योंकि लोको पायलट की इस हरकत से 10 मिनट तक मालगाड़ी ऊंचाहार में मलकान रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी रही। बताया जा रहा है कि ये मालगाड़ी एनटीपीसी परियोजना से कोयला अनलोड कर वापस लाई जा रही थी। ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।